थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं इस महाविद्यालय का और इस प्रबंध तंत्र से जुड़े श्री मनमोहन चावला जी और रवि चावला जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मुझसे पहले मेरे मित्र अमित अग्रवाल जी और डॉक्टर सपना जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और जहाँ तक जैसा कि मुझे बताया गया कि मेरे को व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के ऊपर बात करनी है या अभियांत्रिकी के ऊपर बात करनी है, तो मैं अपनी बात की शुरुआत नीचे से ही करते हुए लेकर के ऊपर आता हूं और तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाले समय के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। यहाँ जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, मैंने भी पूछा चावला जी से कि ये छात्र किस स्ट्रीम के हैं, तो बताया गया सभी लोग एजुकेशन के छात्र हैं, बीटीसी या बीएड के छात्र हैं। बड़ा अच्छा लगा सुन कर के। आप में से सिर्फ बैठे रहिए, मैं सिर्फ जो पूछूं उसका हाथ उठा करके बस जवाब देना है। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं ये लोग बीटीसी या बीएड के छात्र हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है? सिर्फ हाथ उठा दीजिए। कंप्यूटर में, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी चीज़ में। मेरे कहने का मतलब है चाहे उसको MS वर्ड ही अच्छा क्यों ना आता हो, चाहे उसको प्रोग्रामिंग ही क्यों ना आती हो। वेरी गुड, एक कैंडिडेट। और भी होंगे बहुत। हाँ ठीक है, थोड़ा हिच मत करिए, अरे आराम से इंटरेक्टिव सेशन है, आराम से हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है? हाँ, बिल्कुल हिच मत करिए, बिल्कुल भी नहीं झिझकिए, अपना हाथ उठाइए अगर आपका बाकी इंटरेस्ट हो। वेरी गुड, हाथ नीचे रख लीजिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका सोशोलॉजी में इंटरेस्ट है? सोशोलॉजी से मतलब हो गया आज की डेट में जब उसका IT से समावेश हुआ तो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है। सबका है लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। चलिए, दोनों हिम्मत की, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स पसंद है? हाँ, काफ़ी लोग हैं स्पोर्ट्स वाले। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि स्पोर्ट्स के काफ़ी लोग हैं। ठीक, मैं बहुत सारी फील्ड हैं, मैं सभी फील्ड पे नहीं जा रहा हूं। अब मैं इंटरेस्टिंग बात जो करता हूं वो ये करता हूं कि अगर मान के चलिए एक इस यूनिवर्सिटी के द्वारा या इस महाविद्यालय के द्वारा एक आपको विकल्प दिया जाए कि जो आप बीएड कर रहे हैं वो बीएड करते रहिए और ये 1 घंटा प्रतिदिन हम आपके लिए फ्री छोड़ देते हैं और इस फ्री पीरियड में आपके इंटरेस्ट का जो भी काम हो वो काम करिए। हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको सुविधा मुहैया कराएंगे और आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। अपने इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो पढ़िए, इर्रेस्पेक्टिव के उसका बीएड से या बीटीसी से कोई मतलब है अथवा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ये बहुत अच्छा और अच्छा हो जाएगा यदि मैं ये कहूं कि इस इंटरेस्ट वाले पेपर के जो नंबर होंगे ये नंबर भी आपके जुड़ जाएंगे और क्रेडिट मिलेगा। इसका क्रेडिट सिस्टम क्या होता है अभी थोड़ी देर में सब बताता हूं। इसका आपको एक क्रेडिट मिलेगा तो कैसा रहेगा, यानी इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक प्रूफ दिया जाएगा कि आपने इस बीएड के साथ ये पेपर भी पढ़ा था और इसमें आपके ये मार्क्स आई, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। वेरी गुड, कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? अब ऐसे ही एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चूंकि ये इंजीनियरिंग वाला एग्जाम्पल मेरे दिमाग में, अभी मैडम ने जब 3 इडियट पिक्चर की बात की तो मेरे दिमाग में कि इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल आ गया, इसलिए इंजीनियरिंग का दे रहा हूँ। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है लेकिन गिटार में बहुत इंटरेस्टेड है, यानी इन नटसेल म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। अगर उसे एक म्यूजिक का पीरियड मिल जाए पढ़ने को तो जाहिर सी बात है उस म्यूजिक के पीरियड में वो बहुत एक्सेल करेगा, बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है।
और जब वो इंजीनियरिंग पास करके जाए तो उसे इस बात का एक सर्टिफिकेट दिया जाए, उसे 4 क्रेडिट दिए जाएं। नए सिस्टम में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो है CBCS जिसे आप बोलते हैं, उसे 4 क्रेडिट दिए जाएं कि भाई इस लड़के ने इंजीनियरिंग के साथ साथ म्यूजिक में बहुत अच्छा स्कोर लाया है। कैसा रहेगा उसकी डिग्री के बारे में? ये स्वतः ये चीज जो होगी वो स्वतः सिर्फ उसके म्यूजिक को बढ़ावा नहीं देगी, जो उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट अगर अच्छा होगा तो उसका कॉलेज में भी मन लगेगा और उस इंजीनियरिंग को करने में भी मन लगेगा। हमारी जो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी शिक्षा नीति बेकार है, नहीं, बेकार नहीं है। शिक्षा नीति में समय के साथ बदलाव जरूरी है। आज से 20 साल पहले की दुनिया कुछ और थी, 40 साल पहले की दुनिया कुछ और थी, और 60 साल पहले की दुनिया की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर ये जो 86 सैकड़ों एग्जाम्पल देखे हैं, बाप ने उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ा और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराया। उसका इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग पढ़ने का, बिल्कुल 1% नहीं था, लेकिन नहीं, बाप ने कहा क्या करेगा भाई तू, इंजीनियरिंग करो, और जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में भेज दिया गया। नतीजा जो निकला वो ये निकला कि वो ना तो स्पोर्ट्स अच्छा कर पाया और ना ही इंजीनियरिंग अच्छा कर पाया। इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं था और स्पोर्ट्स उसे पढ़ने नहीं दिया गया। अब प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपकी? मैं प्रॉब्लम किस लेवल पर आ रही है? आप भी ये चीज, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं जो बात कर रहा हूं इसको आप सब लोग महसूस करते हैं। बहुत सी आपके ऐसे इंटरेस्ट की चीजें थी जो कि आपको नहीं करने दी गई। अब सोचो, अगर एक ऑप्शन ऐसा मिल जाए पढ़ाई के साथ जिसमें आप अपने इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट पढ़ सकें, तो ये ऑब्वियस है, ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप उस सब्जेक्ट, चूंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसे तो अच्छा करेंगे ही, और उसके साथ चूंकि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा तो दूसरा सब्जेक्ट भी आप स्वतः अच्छा करेंगे। हम बात करते हैं व्यवसाय की, व्यवसायिक शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा की, अभियांत्रिकी शिक्षा की, या हम किसी भी इन जनरल नटसेल कहने चाहिए, हम एक वोकेशनल एजुकेशन की बात करें। अब अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, आपने एक कोई भी कोर्स, वो कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है आपने किस इंटरेस्ट का किया, किस इंटरेस्ट का नहीं किया। आपने एक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब देखिए चीजें कहां से बदलती हैं। इंजीनियरिंग में लिया आपने एडमिशन, आपने साइंस प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, आपने किसी दूसरे स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया, सिर्फ मेडिकल को और लॉ को छोड़ करके। अब आपने फर्स्ट ईयर कर दिया। फर्स्ट ईयर करने के बाद समहाउ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, आपके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, आप पर कोई जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा, या जो हिंदुस्तान में बहुत होता है, आपकी शादी हो गई। मैं बात कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू फीमेल कैंडिडेट्स, बहुत होता है, आपकी शादी हो गई। अब ये जो 1 साल आपने की थी वो हो गई 0, या अगर आपने 2 साल भी पढ़ लिया तो 2 साल के बाद पिताजी ने आपकी शादी कर दी, ससुराल पक्ष आपके पढ़ाने को तैयार नहीं था, नतीजा ये निकला कि वो जो 2 साल की आपकी मेहनत थी वो सब 0 हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। यही होता है आज तक। अब मान के चलिए 5 साल बाद, शादी के 5 साल बाद, या जब आप पे जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हुआ, या घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो गई लड़के की, 5 साल बाद आपके पास दिमाग में विचार आया कि यार काश मैंने BSc पूरी कर दी होती, काश मैंने इंजीनियरिंग पूरी कर ली होती। तो नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खास बात जो है वो यही है कि आपने अगर 2 साल पूरे कर लिए तो फिर एडमिशन ले लीजिए। पुराने सिस्टम में दोबारा पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर से शुरुआत करनी थी। नई शिक्षा नीति में आपका एडमिशन सीधे 3rd ईयर में होगा, आप 1 साल पढ़ेंगे और ग्रेजुएट की डिग्री आपको मिल जाएगी। ये आपने सोचा? बीएड में अक्सर करके, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं, 85 प्रॉब्लम, सैकड़ों प्रॉब्लम रोज सिर्फ एक ही बात की आती हैं, सर हमने बीएड कर ली थी, फर्स्ट ईयर हमारी हो गई, फिर शादी हो गई, हम 2nd ईयर नहीं कर पाए, अब विश्वविद्यालय एडमिशन नहीं दे रहा है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सर हमने BSc 2nd ईयर कर दी थी, फिर क्या हुआ, सर हमारी शादी हो गई,
या घर की स्थिति खराब हो गई, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं सर एग्ज़ाम नहीं दे पाया, अगली साल फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, अब सर मैं क्या करूं? सोचिए, इन बातों को थोड़ा गहनतापूर्वक सोचिए कि अगर आपकी स्टडी में अगर ब्रेक लगता है तो पुराने सिस्टम में ब्रेक के लिए 1 साल या 2 साल मान्य थे, उसके बाद वो चीज़ मान्य नहीं थी। अब अगर आप मान के चलिए ब्रेक लगा है और 10 साल के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि मैं 3rd ईयर कर लूँ, आप 3rd ईयर कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी ब्यूटी न्यू एजुकेशन सिस्टम की जो हायर एजुकेशन के साथ जुड़ी, वो यही जुड़ी, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। इंजीनियरिंग 4 साल की डिग्री होती है, और 4 साल की इंजीनियरिंग में अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑनर से बात करें तो आप, या किसी टीचर से बात करें तो आप एक इंटरेस्टिंग डेटा पाएंगे। फर्स्ट ईयर में मान के चलिए किसी क्लास में 100 एडमिशन हुए, 2nd ईयर तक आते आते संख्या 80-85 रह जाती है, 3rd ईयर आते आते संख्या 75-70 के बीच में रह जाती है, और फाइनल पास आउट होते होते वो संख्या तो कुछ कॉलेज में 65% तक का डेटा है। कहाँ गए 35% बच्चे? कहाँ गए? अब वो बच्चे थे जिन पर उस समय इंजीनियरिंग नहीं हुई, कोई भी कारण हो सकता है, कोई कमेंट नहीं, घर की स्थिति हो सकती है, उनका खुद का इंटरेस्ट ना होना, कोई भी रीजन हो सकता है। उन्होंने कहीं कुछ जॉब कर लिया, कोई दूसरा काम कर लिया, या बिजनेस खोल लिया। 4 साल बाद मन में आया कि अगर मैं इंजीनियरिंग पूरी कर लेता तो बहुत अच्छा होता। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो यही है, आपने 3rd ईयर में छोड़ा था, आप 4th ईयर में ज्वाइन करिए, आपने 2nd ईयर छोड़ा था, आप 3rd ईयर में ज्वाइन कर लीजिए। तो जो अब तक का सिस्टम था जिसमें कि आप सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट सिस्टम था, उसकी जगह आपको मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम बनाया गया। आप 1st ईयर आज कर लीजिए, 2 साल वेट करिए, 2nd ईयर कर लीजिए, 3 साल वेट करिए, 3rd ईयर कर लीजिए, 2 साल फिर वेट करिए, और 4th ईयर कर लीजिए। यही हर एक क्लास के साथ लगेगा। बीएड आप कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, मान के चलिए परिवार की हालत के कारण आप नहीं कर पाए, आप फिर कंटिन्यू करिए। जो न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी की जो सब, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आज को देखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत ये उनका इम्पैक्ट नज़र आएगा 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, 12 साल के बाद। उससे पहले उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। उसका सही इम्पैक्ट नज़र आएगा जब एक पीढ़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एंटर कर जाएगी, और उसके बाद जब वो ग्रेजुएट होकर के निकलेगी। एक उसकी एक प्रॉपर्टी और है, अब सारा ग्रेजुएशन 4 ईयर का होगा, सारा ग्रेजुएशन 4 ईयर का होगा। देखिए कितनी बड़ी प्रॉपर्टी। आपने पहली साल के बाद छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रहे थे, आपको सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस मिलेगा। आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे थे, आपको सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। इवन देन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो आपको सर्टिफिकेट इन एजुकेशन टीचिंग मिलेगा। आप 2nd ईयर के बाद एग्जिट कर गए, आपको डिप्लोमा मिलेगा। आप 3rd ईयर के बाद एग्जिट कर गए, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री आपको मिलती है। अब 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ तो कुछ के दिमाग में ये बात आएगी, सर 4 साल का ग्रेजुएशन क्यों? पहले तो ग्रेजुएशन तो 3 साल का हुआ करता था। नहीं, ग्रेजुएशन आज भी 3 ही साल का रहेगा, लेकिन क्या होगा, 3 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आपने 4 साल पूरे कर लिए, 4 साल का आपने ग्रेजुएशन किया है, तो 4 साल के बाद जब आप पीजी कर दे जाएंगे उस सब्जेक्ट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का होगा। देखिए कितनी बड़ी ब्यूटी है। आपका टाइम खराब नहीं किया, आपके ईयर बर्बाद नहीं किए, लेकिन आपको स्पेशलाइजेशन एजुकेशन की बात की गई। तो जैसे ही आपने 4 साल के बाद एग्जिट किया, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो सीधा 1 साल का होगा, सिर्फ और सिर्फ। तो ये उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, देखिए हर चीज़ का एक अच्छा पहलू है, एक खराब पहलू है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी पॉलिसी तैयार हुई है, हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इम्प्लीमेंट भी हो जाए 2021 तक या 2022 तक इम्प्लीमेंट हो जाए। ये सब कुछ डिपेंड करेगा हालातों के ऊपर, ये डिपेंड करेगा उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने के बाद। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ तलाशते हैं।
पॉजिटिव चीज़ हम अगर देखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो मैं सिर्फ हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बेसिक एजुकेशन पर और सेकेंडरी एजुकेशन पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो देखिए कितनी बड़ी ब्यूटी रही। पहली ब्यूटी, आप मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, आप जब चाहे प्रवेश लीजिए, जब चाहे प्रवेश छोड़ दीजिए। एक और ड्रॉबैक, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हमारे सिस्टम में एक ड्रॉबैक और है। कई सारे इंस्टीट्यूशन ने इस बात का चेक पॉइंट लगा रखा है कि भाई ग्रेजुएशन में एडमिशन के समय आपकी एज मैक्सिमम 18 या 19 साल होनी चाहिए। कुछ ने 19 साल कर रखा है, कुछ ने 20 साल कर रखा है, कुछ ने तो 18 साल ही कर रखा है। अब देखिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने बच्चा गया, उसके लिए एज बार क्या होना चाहिए? या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने गया, एज बार क्या होना चाहिए? अमित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एडमिशन देखते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही 2 साल का गैप होता है बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, जाइए भाई हम अलाउड नहीं करते आपको। विश्वविद्यालय कहता है 2 साल से ज़्यादा का गैप अलाउड नहीं है, एमएससी में एडमिशन नहीं देते। ये प्रॉब्लम है, इनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, हम ही उसको अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो अमित जी कैसे उसको एडमिशन देंगे? लेकिन हम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स बने हुए इस तरह के कि भाई 2 साल से ज़्यादा का गैप होगा, अलाउड नहीं कर सकते। भाई क्यों अलाउड नहीं करोगे 2 साल से ज़्यादा गैप को? नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि अगर मेरी उम्र 60 साल है और आज मेरा एमएससी दोबारा से करने का मन है तो कर दीजिए, कोई नहीं रोक रहा। अभी तक सिस्टम में क्या है, आप एमएससी नहीं कर सकते, एमए कर सकते हैं। आप प्राइवेट एमएससी नहीं कर सकते, आप एमए कर सकते हैं। कहाँ का नियम है भाई ये? तो नई शिक्षा नीति के बारे में अगर बात की जाए, हम पॉजिटिव पहलू देखें। पहला पहलू, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। जब आपका मन करे तब पढ़ने आइए। पढ़ने आइए का मतलब ये नहीं है कि आप इतवार को पढ़ने आ गए। पढ़ने आइए से मतलब है आज आपका मन कर रहा है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने का, तो आज आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर पूरी कर दी, ब्रेक कर दिया, बाद में सेकेंड ईयर कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिस्टम है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, आप बीएससी करते हैं। आप में से बहुत से लोग बीएससी के होंगे, बीएससी के साथ रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ बीएससी की। बीएससी क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे कर रहे हैं सर, हम इसकी जगह इकोनॉमिक्स दे देते हैं या कोई दूसरा सब्जेक्ट दे देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई। मुझको एक सब्जेक्ट दे दिया गया इकोनॉमिक्स, मुझे चूँकि बीएससी करनी थी पीसीएम के साथ, मेरी मेरिट लो थी, लेकिन लो मेरिट की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मुझको ज़बरदस्ती एक सब्जेक्ट चपेक दिया गया जिसका नाम था इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी या व्हाट एवर इट में भी। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा उस इकोनॉमिक्स में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती एडमिशन दिया गया। नतीजा क्या निकला, मैंने 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, मैंने 3 साल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, मैंने उसको ढोया अपने सर के ऊपर, और उसका रिजल्ट ये निकला कि मैं 3 साल तक इकोनॉमिक्स को सर पे लेके घूमता रहा। उसका रिजल्ट ये निकला, मेरा मैथमेटिक्स भी खराब हो गया, मेरी फिजिक्स भी खराब हो गई। अब अगर मान के चलिए एक ऑप्शन आगरा कॉलेज में लिबर्टी होती, वो ये कहते भाई तुम्हारा एडमिशन पीसीएम में नहीं होगा, आप एक काम करिए, एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी का छांट लीजिए। अब जैसे ही मैं कहूँगा अपनी मर्जी का छांट लीजिए, आपकी तो बातें चलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब तो आपको जो अच्छा लगता है वो पेपर छांटेंगे। किसी को सोशोलॉजी अच्छी लगेगी, किसी को इकोनॉमिक्स अच्छी लगेगी, किसी को पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगेगी, किसी को साइकोलॉजी अच्छी लगेगी, किसी को कंप्यूटर अच्छा लगेगा, किसी को फिजिकल एजुकेशन अच्छी लगेगी। तो जब आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट छांटने के लिए लिबरल हो जाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि आप एक्सेल कर देंगे। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी ब्यूटी जो रही वो ये रही कि बीएससी नहीं है, अब उस डिग्री का नाम भी बदला जाएगा। मे बी कि उसका नाम बीएस हो जाए, मे बी उसका नाम कुछ और कर दिया जाए, और उसके अंदर जो 3, 2 या 4 सब्जेक्ट जो लिए जाएंगे वो सारे सब्जेक्ट आपकी मर्जी के होंगे। अब देखिए कॉम्बिनेशन फिर क्या क्या बन सकता है, सुनिए, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, जो कि आज की डेट में पिछले 60 सालों में कभी संभव था ही नहीं। आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट बनेंगे एजुकेशन, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक। अब देखिए तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपने आप में सुपर है, इन 3 का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त माना जाता है, ठीक। लेकिन पिछले सिस्टम में लिबर्टी आपके पास नहीं थी। नाउ यू विल हैव द लिबर्टी दैट यू कैन चूज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, नॉट माई चॉइस। फोर्स नहीं है किसी भी बात का। तो पहला फोर्स खत्म हो गया, कब पढ़ना है। दूसरा फोर्स खत्म हो गया सब्जेक्ट का।
अब हम आगे की बात करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो ये है, मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया तो मेरे हाथ में कुछ आ गया। मैं खाली नहीं हूं, मैं जीरो नहीं हूं। मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जिसे मैं कहीं भी दिखा करके नौकरी पा सकता हूं। मैंने सेकंड ईयर कर लिया और मैं घर बैठ गया तो मेरे पास डिप्लोमा है उस सब्जेक्ट का। दिस इज द ब्यूटी कि मेरे पास उस चीज़ का डिप्लोमा मिलेगा, मैं उसे दिखा करके कहीं नौकरी पा सकता हूं। और अगर मैंने 3 साल पूरे कर दिए तो मेरे को ग्रेजुएशन मिल गया। और अगर मेरे को आगे पढ़ने की इच्छा है, अगर आगे पढ़ने की इच्छा है तो आगे पढ़ने की इच्छा के दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है और फिर आप पीजी करना चाहते हैं तो 2 साल की पीजी होगी। लेकिन अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया है और फिर पीजी करना चाहते हैं तो पीजी 1 ही साल की होगी। कितनी लिबर्टी दी गई आप लोगों को। मैं इस एजुकेशन पॉलिसी के मैंने पूरा गहन अध्ययन नहीं किया है। मैंने जितना पढ़ा है, मुझे अभी तक उस पूरे एजुकेशन पॉलिसी में एक भी गलती, एक भी कमी नज़र नहीं आई है। और जो पॉलिसी है, जिस चीज़ को मैं आज आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत पहले से प्रेशराइज करता था। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में सबसे पहली वकालत करने वाला सीबीसीएस के लिए मैं और एक प्रोफेसर अजय तनेजा और 2-3 लोग और थे जिन्होंने सबसे पहले ये वकालत करी कि हायर एजुकेशन सिस्टम में सीबीसीएस लगाइए। सीबीसीएस होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, आप बीएससी कर रहे हैं या आप एमएससी कर रहे हैं, आप एमएससी मैथ्स कर रहे हैं और आप म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं तो एक पेपर म्यूजिक का पढ़ लीजिए। ये हमने सीबीसीएस पहली बार अपने पीजी लेवल पर लगाया था। मैं इस बात का शुरू से पक्षधर रहा कि अगर मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और अगर मान के चलिए उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसको एक पीरियड, एक्सक्लूसिवली एक पीरियड इस बात के लिए मिलना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स कर सके, स्पोर्ट्स को पढ़ सके। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमने अगर मेडिकल कराया तो उसके चारों तरफ, चारों दीवार पर मेडिकल छाप दिया। हमने इंजीनियरिंग कराई तो चारों दीवार पर इंजीनियरिंग छाप दिया। हमने एजुकेशन पढ़ाई तो चारों दीवार पर एजुकेशन छाप दिया। हमने एक भी दीवार या एक भी कोना खाली नहीं छोड़ा जिस पर वो अपनी मर्जी के कुछ चीज़ को पढ़ सके। मेरा जो वक्तव्य और मंतव्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के वो ये है कि आप इस शिक्षा नीति के जितने भी कहीं आयाम आपको पढ़ने को मिल जाएं, पढ़िए और आपको वाकई महसूस होगा कि ये एजुकेशन पॉलिसी, चूँकि अब आप लोग तो पास आउट होने वाले हैं, लेकिन ये मान करके चलिए आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, उसके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी होगी। जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि जो हमारे यहाँ एनरोलमेंट का रेशो है वो 100% हो जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर 10 साल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर इस देश का नामांकन का आंकड़ा 100% छोड़ दीजिए, अगर सही माने में 75 से 80% भी छू गया तो समझ लीजिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी सफल हो गई। मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस महाविद्यालय का। मैं चूँकि बहुत सारे महाविद्यालय से जुड़ा रहा, आगरा विश्वविद्यालय के अंडर में लगभग 1000 महाविद्यालय आते हैं। बहुत गिने चुने महाविद्यालय हैं जो कोई सेमिनार की, कॉन्फ्रेंस की, वर्कशॉप की, एग्जीबिशन की बात करते हैं। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, आप वर्कशॉप्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इसको आगे बढ़ाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बारीकी से